हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सी टेट जुलाई 2025 के लिए सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सीडीपी के, वह 2023 के हैं। तो चलिए दोस्तों अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, अधिगम का सामाजिक रचनावादी सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया को सहज सुगम बनाने के लिए कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश के सृजन पर बल देता है। तर्क क्या है? भाषा विकास में विद्यालय के परिवेश की कोई भूमिका नहीं है। ठीक है, यहाँ पर बता रखा है कि विद्यालय के परिवेश की कोई भूमिका नहीं है और भाषा विकास पूरी तरह से जैविकी परिपक्वता पर निर्भर होता है। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं कि हमारा जो कथन है वो क्या है कि अधिगम का सामाजिक रचनावादी सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया को सहज सुगम बनाने के लिए कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश के सृजन पर बल देता है। यानी कि प्रिंटेड, जैसे कि जो हमारी बाला होती है, जैसे कि दीवार पे कुछ प्रिंटेड चित्र वगैरह, फंक्शनल कार्य है ना, एक्टिविटी जो हमारी मुद्रित रहती हैं उन्हें हम कहते हैं मुद्रित समृद्ध परिवेश। ठीक है, तो वो जो हमारे दीवार में चिपकाई हुई होती हैं, जो हमारी प्रिंटिंग पेपर्स, कार्ड है ना, तो ये सभी क्या करते हैं? सामाजिक रचनावादी सिद्धांत अधिगम की प्रक्रिया को सहज बनाते हैं। ठीक है, तो हमारा अधिगम तो ये हमारा सही हो जाएगा, हमारा कथन जो है वो सही है। लेकिन भाषा विकास के विद्यालय में परिवेश की कोई भूमिका नहीं होती है ना, विद्यालय के परिवेश की भाषा विकास की जबकि महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन्होंने बोला है कि नहीं होती है, पूरी तरह से जैविक परिपक्वता पर निर्भर होती है। जैविक परिपक्वता पर पूरी तरह से निर्भर नहीं होगी। क्या हम बच्चे को सिर्फ 10 साल के बना दें और उसे कोई भी परिवेश सृजन ना करें, तो क्या उसे इन्वायरमेंट नहीं देंगे तो क्या वो ऑटोमेटिक सीख जाएगा? क्या बोल रहे हैं, है ना? तो ये बात यहाँ पर गलत है। तो चलिए हमारा ऑप्शन कौन सा रिलेट कर रहा है? ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। तो हमारा ए तो सही है लेकिन आर गलत है ना। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन, ए और ए सही है लेकिन आर गलत है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। ए सही है बट आर गलत है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। लड़के बहुत शक्तिशाली और कठोर होते हैं तथा लड़कियां नरम और संवेदनशील होती हैं, इस तरह के कथन को बढ़ावा देते हैं। जेंडर इक्वेलिटी, जेंडर इक्विटी, जेंडर सशक्तिकरण, जेंडर रूढ़िवादिता। दोस्तों यहाँ पर बता रखा है कि लड़के बहुत शक्तिशाली और कठोर होते हैं। यहाँ पर जेंडर रूढ़िवादिता की बात हो रही है क्योंकि लड़कों को यहाँ शक्तिशाली और कठोर बताया गया है और लड़कियों को नरम बताया गया है। ऐसा कोई लिखा नहीं होता है कि लड़कियाँ नरम होती हैं और लड़के कठोर होते हैं। ये एक जेंडर स्टीरियोटाइप है जो समाज में बना दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। बच्चों की स्वीकृति अधिगम शैलियों में वैयक्तिक विभिन्नताओं को किस प्रकार से संबंधित नहीं किया जाना चाहिए? उन्हें बहुविध तरीकों से जानकारियाँ प्रस्तुत करके, उन्हें बहुविध तरीकों से जानकारियाँ पर काम करने के अवसर देकर, उन्हें बहुविध तरीकों से काम करने में शामिल होने के अवसर देकर, उनका बहुविध तरीकों से नामीकरण, लेबलिंग या पृथक्करण करके। दोस्तों यहाँ पर पूछा है कि बच्चों की स्वीकृति अधिगम शैलियों में वैयक्तिक विभिन्नताओं को किस प्रकार से संबोधित नहीं करना चाहिए ना, तो उन्हें बहुविध तरीकों से जानकारियाँ प्रस्तुत करके ये तो होना चाहिए। उन्हें बहुविध तरीकों से जानकारियों पर काम करने के अवसर देने चाहिए, ये भी सही है क्योंकि उन्हें बहुविध तरीके से काम करने के लिए अवसर देने की बात कर रहा है। उन्हें बहुविध तरीकों से काम शामिल होने के अवसर देने से, ये भी सही है। यहाँ पर पूछा है क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो उनका बहुविध तरीकों से नामीकरण, लेबलिंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है, उनकी वैयक्तिक विभिन्नताओं के अनुसार उनका पृथक्करण, उनका नामनिंग नहीं करनी है, उन्हें लेबलिंग नहीं करना है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछा है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आकलन करने का मुख्य कारण क्या है? विद्यार्थियों में परीक्षा के प्रति भय पैदा करना, अधिगम को अनुकूलतम बनाने के लिए विद्यार्थियों की खूबियों और चुनौतियों की पहचान करना, विद्यार्थियों के निष्पादन के अनुसार उन्हें आगे की कक्षा में प्रोन्नत करना या रोक लेना, विद्यार्थियों को श्रेणी देना और वरीयता में वर्गीकृत करना। तो आकलन करने का मुख्य कारण क्या है? यहाँ पर असेसमेंट को पूछा है कि विद्यार्थियों में परीक्षा के प्रति भय पैदा करना, ये तो हमारा असेसमेंट का मेन मकसद नहीं होता है। ठीक है,
अधिगम को अनुकूलतम बनाने के लिए विद्यार्थियों की खूबियों और चुनौतियों की पहचान करना। तो दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि उनको अधिगम को अनुकूलतम बनाने के लिए विद्यार्थियों को खूबियों, उनके अंदर क्या खूबी है, उनके अंदर क्या चुनौतियाँ हैं, उनको पहचान करने के लिए आकलन का उपयोग किया जाता है। विद्यार्थियों के निष्पादन के अनुसार उन्हें आगे कक्षा में प्रोन्नत करना, ये असेसमेंट का कोई मुख्य उद्देश्य नहीं होता है। विद्यार्थियों को श्रेणी देना, ग्रेड देना कि तुम लो ए ग्रेड में हो, तुम सी ग्रेड में हो, ये भी नहीं करना है। असेसमेंट का मतलब है कि उनकी कमियों को पहचानो, उनकी चुनौतियों को समझो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आप अपने विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए आप निम्न में से कौशलों का संवर्धन करना चाहेंगे। कन्वर्जेंट थिंकिंग, अभिसारी चिंतन, स्वचिंतन, प्रतिबिंबन, कंठस्थीकरण, निष्क्रिय अनुकरण। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा होगा कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करना है, तो किस ऑप्शन से हम लोग समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत कर पाएंगे, मतलब प्रोत्साहित कर पाएंगे ना। तो अभिसारी चिंतन फर्स्ट ऑप्शन है। अभिसारी चिंतन का दोस्तों मतलब होता है किसी एक बिंदु पर आकर के अटकना, है ना। सभी चिंतनों को आकर के एक बिंदु पर आकर के उसको केंद्रीकरण करना, ठीक है। और अपसारी चिंतन का मतलब होता है कि बहुत सारे दिशाओं में सोचना, बहुत सारे वे में सोचना, उन्हें चिंतन करना, थिंकिंग करना, ठीक है। तो यहाँ पर अपसारी चिंतन होता तो सही हो जाता, लेकिन अभिसारी चिंतन है इसलिए गलत हो जाएगा। स्वचिंतन, प्रतिबिंबन, कंठस्थीकरण याद करके नहीं हम लोग समालोचनात्मक क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं, ठीक है। पैसिव निष्क्रिय अनुकरण, पैसिव भी नहीं होना चाहिए बल्कि एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्वचिंतन और प्रतिबिंब, बच्चा सेल्फ रिफ्लेक्शन करेगा, स्वयं से अपने दिमाग से सोचेगा तो वह क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा दे पाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विद्यालयों में सुविधा वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का निम्न स्तरीय निष्पादन किस ओर संकेत करता है। अब देखना, विद्यालयों में सुविधा वंचित हैं, यानी कि जो पहाड़ी इलाकों से आ रहे हैं, यानी कि उनको सुविधा नहीं दी जा रही है ना। निम्न स्तरीय निष्पादन किस ओर संकेत करता है, तो उनका जैसे कि जो सुविधा नहीं है, जिन विद्यार्थियों को सुविधा नहीं मिल पा रही है, वाहन की सुविधा नहीं मिल पा रही है, उन्हें पढ़ाई करने की सुविधा नहीं मिल पा रही है, तो उनके तो वो ज़्यादा संख्या में नहीं आ सकते हैं स्कूल, ठीक है। तो उनके निम्न स्तरीय निष्पादन किस ओर संकेत करता है, मतलब उनका कम आना, उनका कम योगदान देना स्कूल में किस ओर संकेत करेगा। विद्यालय सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की ओर ध्यान देता है, उनके माता पिता शिक्षा का महत्व नहीं समझते हैं, विद्यालय सभी बच्चों की आवश्यकताओं एवं योग्यताओं को संबोधित नहीं कर पाते, बच्चों का सामाजिक परिवेश बच्चों के अधिगम के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी है। तो दोस्तों यहाँ पर दे रखा है कि विद्यालय सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की ओर ध्यान देता है। अगर वो ध्यान देता तो जो वंचित विद्यार्थी हैं, जो सुविधाहीन विद्यार्थी हैं, वो आने में सक्षम होते, उनका योगदान तो प्रभावी होता ना। उनके माता पिता शिक्षा का महत्व नहीं समझते। देखो बच्चों, हमें विद्यार्थी और उसके माता पिता को कभी बुराई नहीं करना है पेडागोजी में, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ए ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। विद्यालय सभी बच्चों की आवश्यकताओं योग्यताओं को संबंधित नहीं कर पाता, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। कोई भी दोष हो तो विद्यालय को दो, टीचर को दो, लेकिन बच्चे के माता पिता को दोष नहीं देना है पेडागोजी में, ठीक है। तो यहाँ पर विद्यालय से संबंधित है कि विद्यालय उनको आवश्यकताओं को संबंधित योग्यताओं को संबोधित नहीं कर पाता है, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सामाजिक परिवेश के बच्चे के अधिगम के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। विकलांग वैयक्तिक और सामाजिक कारकों के बीच, है ना, बाधित अंतःक्रियाओं का परिणाम है। विकलांगता का कौन सा प्रतिबंध इस दृष्टिकोण को समर्थन देता है। चिकित्सीय, दानशीलता, सामाजिक, मानवीय अधिकार। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि विकलांगता वैयक्तिक और सामाजिक कारकों के बीच बाधित अंतःक्रियाओं का परिणाम है ना। वैयक्तिक मतलब कि कोई फिजिकल उसकी विकलांगता है। सामाजिक कारकों के बीच, सामाजिक मतलब समाज के प्रति वो क्या नहीं कर पा रहा है,
इनरोल नहीं कर पा रहा है, वो समाज के प्रति अपना योगदान अच्छे से नहीं दे पा रहा है। तो यह अंतःक्रियाओं का परिणाम है। विकलांगता का कौन सा प्रतिमान इस दृष्टिकोण को समर्थन देता है? चिकित्सीय नहीं होगा दोस्तों। दानशीलता ये भी नहीं हो सकता। सामाजिक सोशल कारकों से रिलेट कर रहा है हमारा सामाजिक, तो वहाँ पर सी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। श्रवण बाधित वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? यानी कि श्रवण बाधित जो बधिर विद्यार्थी हैं उनके सफल समावेशन के लिए उनको मतलब क्लास में अच्छे से एडजस्ट करने के लिए क्या करना चाहिए? जानकारी प्रस्तुत करने के लिए व्याख्यान विधि का अतिशय रूप से प्रयोग। जो बधिर है, जो बच्चा बधिर है उसके लिए व्याख्यान विधि कोई यूज़ होगा क्या? क्योंकि व्याख्यान में लेक्चर देते हैं बस, तो लेक्चर विधि से वो सुन नहीं पाएगा, तो यह विधि प्रभावी नहीं हो पाएगी। अधिगम के आकलन के लिए मौखिक परीक्षणों का प्रयोग करना, ये भी नहीं होगा। मौखिक परीक्षणों का भी प्रयोग नहीं होगा। कक्षा में सांकेतिक भाषा के प्रयोग का निषेध, यहाँ पर सांकेतिक भाषा के प्रयोगों का निषेध बता रखा है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा हमारा। निषेध बोला है सांकेतिक भाषा का, जबकि प्रयोग को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, अब यह सुनिश्चित करना कि मौखिक संप्रेषण दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण के साथ पूरित हो, तो दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण के साथ होना चाहिए जिससे वो देख के समझ सकता है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स कि यह वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।